ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम कर रहे थे कहाँ से, मॉलिक्यूलर मार्कर से। या फिर उनको क्या बोलते हैं, डीएनए मार्कर्स। इसके बारे में आपको कल मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुकी थी। ओके, ठीक है। तो कल ही मैं आपको बता चुकी थी कि मेन मार्कर्स का काम क्या है। ये हमारे लिए क्या है, लैंडमार्क्स होते हैं किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, जो हमें क्या है, थोड़ी सी रिलेटिव पोजीशंस बताते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो उनके रेफरेंस में हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। ये चीज क्या होती है, आपकी मार्कर्स। ठीक है, मार्कर्स क्या आपके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। समटाइम्स ये नॉन कोडिंग होते हैं और ये इनहेरिटेबल भी होते हैं। ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आगे पास ऑन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, इनका क्या होता है, ये इनहेरिटेबल होंगे, आगे पास हो सकते हैं। और क्या होते हैं, ये कंजर्व सीक्वेंसेस, तो सब स्पीसीज में अपने अलग अलग होंगे। इवन तक कि इंडिविजुअल्स में भी क्या हो सकते हैं, ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर्स की और डीएनए मार्कर्स की। ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएफएलपी। आरएफएलपी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, फर्स्ट डीएनए मार्कर है हमारा आरएफएलपी और इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का मतलब है कि हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ फ्रेगमेंट्स बनाए होंगे और लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और उनकी लेंथ में क्या आई हुई होगी, वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसलिए टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके अलग अलग जगह पे यूज होता है, मेनली आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज हो सकता है, डाइवर्सिटी में यूज हो सकता है, आपके एवोल्यूशनरी स्टडीज डाइवर्सिटी में आपका आरएफएलपी यूज हो सकता है। पेटर्निटी टेस्ट, आरएफएलपी टेक्निक किस में यूज होती है आपकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जीनोम मैपिंग में। ठीक है, और जेनेटिक डिजीजेस एनालिसिस, इन सारी चीजों में आपके क्या यूज हो सकते हैं, आपके आरएफएलपीज यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डाइवर्सिटी, पैटर्निटी टेस्ट में, जीनोम मैपिंग में, जेनेटिक डिजीजेस एनालिसिस में। ठीक है, होता क्या है, आप प्रोसेस देखते हैं। सपोज ये मेरा इंडिविजुअल 1 है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, इंडिविजुअल 2 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, इंडिविजुअल 1 है और ये मेरा क्या है, इंडिविजुअल 2 है। अब क्या है, ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, तो इनमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी क्या हो सकती हैं, अलग अलग जगह पे हो सकती हैं। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, सपोज ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल, तो इनमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी अलग अलग जगह हो सकती है। या तो क्या हो सकता है, सपोज ये कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है और ये क्या है, हमारा पेशेंट है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है और ये हमारा क्या है, पेशेंट है। तो हुआ क्या कि ये क्या रिस्ट्रिक्शन साइट्स है और यहाँ पे भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, पर ये रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, खराब हो चुकी है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन लाइक पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन। ये सारा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या म्यूटेशंस होती हैं। तो किसी म्यूटेशन की वजह से ये वाली रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ठीक है,
तो अब हमें क्या है, हमें पता चल जाएगा कि इस साइट में कहीं ना कहीं क्या आ चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है। तो कैसे आएगी वो हम इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्या आ चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ये इस तरीके। अब देखो हुआ क्या हमारा, हमने इनको क्या करवाया, किसी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ क्या कर दिया है, दोनों को ही ट्रीट कर दिया है। सपोज ट्रीट विद इको R1, इसको किससे ट्रीट कर दिया है, इको R1 के साथ, ठीक है। जब मैंने दोनों को ही इको R1 के साथ ट्रीट किया तो मेरे यहाँ पे कितना, एक ये फ्रेगमेंट बन जाएगा, एक फ्रेगमेंट बन जाएगा और एक लास्ट फ्रेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरे में हमारी साइट ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो अब से कट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो अब मेरी आए सिर्फ 2 फ्रेगमेंट्स आए, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, मेरे पास क्या है, सपोज एक इंडिविजुअल 1 है और ये इंडिविजुअल 2 है, ये मेरा नॉर्मली है और ये सपोज मेरा पेशेंट है, इसमें कुछ म्यूटेशन आ चुकी है जिसकी वजह से इसकी क्या खराब हो चुकी है, रिस्ट्रिक्शन साइट खराब हो चुकी है। तो जब मैं इसको इको R1 के साथ ट्रीट करूंगी, दोनों को मैं इको R1 के साथ ट्रीट करूंगी, तो ये तो यहाँ पे तो वो 2 जगह पे कट करेगा और यहाँ पे वो सिर्फ एक ही जगह पे कट कर सकता है, क्योंकि उसकी दूसरी जगह पे क्या हो चुकी है, कुछ तरह की म्यूटेशंस हो चुकी हैं। आइदर वो पॉइंट हो सकती है, ट्रांसवर्सन हो सकती है, ट्रांजिशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका है और अब वहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट नहीं कर सकता। आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे 3 बैंड आए, यहाँ 3 फ्रेगमेंट्स आए और यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट्स आए, और दोनों ये तीनों ही क्या है, अलग अलग लेंथ के हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें लेंथ से ही क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको आगे डिटेल्ड एनालाइज करने के लिए हम इन फ्रेगमेंट्स को किस में रन कर देंगे, रन ऑन एग्रोस जेल, ठीक है। और इसकी क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देंगे। जैसे सपोज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई तो हमको इस तरीके के सपोज बैंड मिल गए, ठीक है, इस तरीके से हमको बैंड मिल गए हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल 1 के बना दिए और ये इंडिविजुअल 2 के बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये भी देखना चाहते हैं कि दिक्कत कौन सी जगह पे आई हुई, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या फ्रेगमेंट क्या है, कम हो चुके हैं और उनकी लेंथ भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, सदर्न प्लॉटिंग, हम कल ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सदर्न प्लॉटिंग के बारे में। सदर्न प्लॉटिंग किसके लिए की जाती है आपकी, टू डिटेक्ट डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, इन सारों को ब्रोशर में रन कर दिया और हमने आगे क्या कर दी, सदर्न प्लॉटिंग। सदर्न प्लॉटिंग में आपको इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी पता है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, अब स्पेसिफिक रेडियो लेबल प्रोब यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक रेडियो लेबल प्रोब यूज करेंगे, लेबल प्रोब यूज करेंगे, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपका उस सीक्वेंस के इनके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो जैसे ये प्रोब होगा, इन सारों में तो ये प्रोब्स लग जाएंगे, पर इनमें प्रोब्स नहीं लग पाएंगे। क्यों नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अब क्या है, आपका वो वाला एक फ्रेगमेंट तो गायब है जो आना चाहिए था। तो जिनके साथ बाइंड हो जाएंगे वो तो क्या कर जाएंगे, आपके फ्लोरेस कर जाएंगे, और जिनके साथ वो बाइंड नहीं करेगा, दैट मींस उस सीक्वेंस में आप क्या आ चुकी है, आपकी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये चीज हमको क्या बताएगी, आगे के रिजल्ट देगी कि वो कौन सा सीक्वेंस है जहां पे क्या आई है, आपकी प्रॉब्लम आई हुई है। जहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे ये आराम से बाइंड करेगा, जहां प्रॉब्लम आ चुकी होगी वहां पे ये बाइंड नहीं करेगा। दैट मींस ये वही सीक्वेंस है जहां पे क्या है, आपका चेंज आया हुआ है। तो इसने हमको क्या बता दिया, इसने हमको डिजीज के बारे में भी बता दिया, ये हमें रिलेटेडनेस के बारे में बता सकता है कि 2 सीक्वेंस के बीच में रिलेटेडनेस क्या है, ठीक है, वो कितने सिमिलर कितने डिसिमिलर है। अगर सिमिलर होंगे तो एक जैसे फ्रेगमेंट्स आएंगे, या अनआइडेंटिकल होंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स आएंगे। तो ये आपको बहुत ही तरीके की क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। दोबारा से सुन लीजिए, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। पहले हमने क्या यूज किया, अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रेन क्या करेंगे, कट करेंगे।
अब यहाँ पे ड्यू टू एनी म्यूटेशन क्या हो चुकी है, हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट खराब हो चुकी है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे अलग लेंथ आएगी, यहाँ पे आएगी अलग लेंथ आएगी, ठीक है। जब हम उसको रोज जेल में रन करेंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे, सदन प्लॉटिंग, हम इस जेल से सैंपल को किसमें ट्रांसफर कर देंगे, अपने नाइलॉन मेम्ब्रेन में। नाइलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने के बाद हम उसको क्या हाइब्रिडाइज करेंगे उस प्रोब के साथ जो उस सीक्वेंसेस के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो तो सही होंगे उनके साथ तो प्रोब लग क्या है, रिजल्ट दे देगा, पर जहां दिक्कत आई होगी वहां पे प्रोब बाइंड नहीं करेगा और वहां पे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस है जहां पे क्या रही है, प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ओके, तो ये सारा क्या है हमारा रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इतना कर लिया? यस मैम। हाँ जी। इसके ऊपर जो मिटा दो ये, यस मैम। हाँ, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं जो 2 बार ऑलरेडी आ चुके हैं वो क्या है, 2 टर्म्स होती हैं आपकी, आपने सुना होगा ऑलरेडी। एक होती है कोडोमिनेंट मार्कर और एक होती है डोमिनेंट मार्कर, ठीक है। एक होती है कोडोमिनेंट और एक होती है डोमिनेंट मार्कर, ठीक है। दोनों में फर्क है, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्होंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, पूछा कि कोडोमिनेंट है या फिर डोमिनेंट है, ठीक है। और आपके दिसंबर 2018 के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, वो आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है। सपोज ये आपका क्या है, पेरेंट 1 है, ये आपका पेरेंट 2 है और ये आपकी F1 प्रोजनी है, ठीक है। मैम एसएसआर की गल कर STR, ठीक है, ये सिंगल टेंडम रिपीट्स। हाँ, सिंपल टेंडम रिपीट्स, ठीक है। RFLP SSR STR, मैम ये वाला डोमिनेंट में बना रहे हो जो आप राइट हैंड में बना रहे हो, या ये कोडोमिनेंट में? कोडोमिनेंट है और ये वाला है आपका डोमिनेंट। सिजु मैम, मैम उधर आरएफएलपी आएगा या एएफएलपी? ओ सॉरी, AFLP, AFLP बना लिया? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। तो कोडोमिनेंट मार्कर्स क्या है, ये आपका P1 है, ये पेरेंट 1 से लिया है, ये पेरेंट 2 है, और प्रोजनी में दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, P1 का भी हो रहा है, P2 का भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, बोथ पेरेंट्स के ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इनको क्या बोल रहे हैं, कोडोमिनेंट मार्कर्स। मतलब ये कोडोमिनेटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक दूसरे को सुप्रेस नहीं कर रहे, दोनों का ही एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है,
इसी मार्कर्स को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट मार्कर्स। इनकी क्या ये होती है, ये किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे, हेटेरोजाइगोसिटी को, क्योंकि इसमें दोनों ही पेरेंट्स की क्या है, अलील्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसको शो कर रहा है, हेटेरोजाइगोसिटी को। इसलिए किसमें हेल्प करते हैं, टू डिटेक्ट एलीलिक वेरिएंट्स, टू डिटेक्ट एलीलिक वेरिएंट्स। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, जो कोडोमिनेंट मार्कर्स है उसमें दोनों ही पेरेंट क्या है, मार्कर्स एक्सप्रेस हुए हैं प्रोजनी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहे हैं, आपकी हेटेरोजाइगोसिटी। यहाँ पे ए भी उतना ही एक्सप्रेशन देगा जितना कैपिटल स्मॉल देगा, दोनों ही कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, और वो क्या इसको ये कर रहे हैं, हेटेरोजाइगोसिटी को शो कर रहे हैं। तो वो किसके लिए मेनली यूज होते हैं, टू डिटेक्ट एलेलिक वेरिएंट। तो आपके क्या क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके ये एग्जांपल दे देंगे, आरएफएलपी, एसएसआर, एसटीआर, ये कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं या डोमिनेंट मार्कर्स हैं। कभी कभी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, कभी 2 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा से वो ये पूछ लेते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जो आपको एलीलिक वेरिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो कौन एलीलिक वेरिएंट की इंफॉर्मेशन आपको कौन दे सकता है, आरएफएलपी आपको एलीलिक वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, whereas in case of dominant markers, ये P1 का है, ये P2 का, तो प्रोजेनी में सिर्फ कौन सा आया है, P1 का। ठीक है, प्रोजेनी में सिर्फ P1 का आया है, P2 का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आया हुआ है, तो ये कैसा मार्कर है, डोमिनेंट। इसमें क्या हुआ, इस वाले ने सुप्रेस कर दिया किसको, इस वाले को। ठीक है, यहाँ पे B का क्या है, एक्सप्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, B के, तो इसको क्या बोलेंगे आपका डोमिनेंट मार्कर्स। और ये मेनली होमोजाइगस के लिए ही काम करते हैं, ये हेटेरोजाइगस के लिए काम नहीं करते, और ना ही ये ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको एलीलिक वेरिएंट्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हुई है, तो ये क्या है, कोडोमिनेंट मार्कर्स है, और ये एलीलिक वेरिएंट्स को डिटेक्ट करते हैं। डोमिनेंट मार्कर में सिर्फ एक की इंफॉर्मेशन है, दूसरे का एक्सप्रेशन मार्कर एक्सप्रेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक ने सुप्रेस कर दिया है दूसरे को, एक डोमिनेंट है दूसरे पे, तो ये मेनली होमोजाइगस कंडीशंस के लिए ही काम करते हैं, और इनमें एलीलिक वेरिएंट्स की इतने ज्यादा ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो आरएफएलपी, एसएसआर और एसटीआर आपके एलीलिक वेरिएंट्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम एक ऑप्शन में सिंगल लोकस मल्टीपल लोकस का था ऑप्शन, वो किस लिए है? क्या बोल रहे हो? इसी के मैचिंग में ही था मैम, आरएपीडी, एएफएलपी, आरएफएलपी, और मैच में थे सिंगल लोकस, मल्टीपल लोकस और डोमिनेंट मार्कर। वो मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा दूंगी ना, फिर वो सभी को ओके करवा मैम। दूंगी। हाँ यस मैम। हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर क्वेश्चन है, मैं ऐसे बता नहीं सकती ना। ठीक है, ओके मैम। मैम हाँ जी, मैम ये डोमिनेंट मार्केट का बता दो एक बार। हाँ तो यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट कैपिटल भी आएगा, मतलब डोमिनेंट शो होगा ना। हाँ, इसमें आपको क्या है, कैपिटल वाला शो अब होगा, क्योंकि ये किसको सुप्रेस कर रहा है, आपके स्मॉल को। ओके। एक की इंफॉर्मेशन एक का एक्सप्रेस हुआ, दूसरे का नहीं हुआ, इसलिए इसको डोमिनेंट मार्कर बोलेंगे, और इसमें कैपिटल बी जो है उसका ज्यादा ही होगा कंपेयर टू स्मॉल बी के। ठीक है, नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या होते हैं। इसमें लार्ज क्वांटिटी में सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें पीसीआर यूज नहीं होता, इसमें रेडियो लेबल या लेबल्ड प्रोब्स यूज होते हैं। ठीक है, इट कैन डिटेक्ट एलीलिक वेरिएंट्स, शो हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, रिलायबल टेक्निक है ये।
लास्ट कोडोमिनेंट मार्कर है। बना लिया? मैम 1 मिनट। हाँ जी। हो गया मैम। ओके, तो यहाँ पे आपका RFLP हो गया। नेक्स्ट है आपका RAPD। RAPD रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। कोई मुझे बताएगा क्या होता है इसमें? कोई बच्चा जिसको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, RAPD के बारे में, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। मैम हम सेम प्राइमर्स लेके उसका पीसीआर यूज करते हैं और फिर वो सेम प्राइमर्स सेम पोजीशन पे लगते हैं दो अलग इंडिविजुअल के, और वही फ्रेगमेंट जो है वो पीसीआर में एम्पलीफाई हो जाता है और फिर हम उसकी ब्लोटिंग कर लेते हैं। देखिए, हाँ जी, मेनली इसका जो सबसे पहली बात जो है, इसका सबसे फर्स्ट फीचर जो है, इसमें हमें सीक्वेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। सीक्वेंस कैसा है हमें? अननोन। ठीक है, पहला फीचर इसका जो मेन है, इसमें जो हमने जो सीक्वेंस जो एम्पलीफाई करना है, जिसके बारे में हमको पता लगाना है, वो सीक्वेंस क्या है? टोटली अननोन है, हमें पता ही नहीं है। सपोज क्या है, कोई नई स्पीसीज सामने आई हुई है और अब हमें उसके ऊपर स्टडी करना है, हमें उसके बारे में एकदम पता ही नहीं है, वो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। तो हमने क्या किया, उसका DNA सीक्वेंस उठाया और अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता।